देखिए, मैं कभी लाइफ में भोपाल नहीं गई हूँ, बट मेरा बड़ा मन है। पता है क्यों? जी हाँ, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ की एक खाने पीने की गली है विच इज लाइक सुपर फेमस। गली छोड़िए, भोपाल का खाना पीना इज सुपर फेमस। तो ये हसरत मैं कभी ना कभी तो पूरी करूंगी, लेकिन फिलहाल सास बहू और साजिश पहुंच गया है आरंभी की पूरी टीम के साथ तो भोपाल नगरी। और जाहिर सी बात है कि जिस शहर का खाना पीना इतना मशहूर हो, तो वहां बिना खाए पिए तो बात हो नहीं सकती ना। हाय, दिस इज़ ऐश्वर्या खरे और आज आप सब लोग मेरे साथ हैं SBS पे। और मैं अपने साथ SBS को आज यहाँ लेकर आ गई हूँ भोपाल, मेरे शहर में। और आई एम जस्ट ग्लैड कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि हम भोपाल में अपना प्रमोशन करने आए हैं मेरे नए शो का, डॉक्टर आरंभी का। एंड आई एम सो हैप्पी, इतना प्यार मिल रहा है हमारे शो को। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और अब और भी ज़्यादा खुश हो गई हूँ क्योंकि पहली बार मैं अपना ऐसा कोई काम अपने शहर में प्रमोट करने आई हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और वो कहते हैं ना कि आपको घर में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है, तो थोड़ी सी डरी हुई भी हूँ कि लोग क्या बोलेंगे देख के, कैसे रिएक्ट करेंगे, आरंभी के लिए क्या बोलेंगे। और क्योंकि यहाँ के लोग, मुझे पता है कि जैसे मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि आज यहाँ कमी रह गई, वहाँ कमी रह गई, वैसे मुझे लगता है भोपाल में लोग मुझे जो जानते हैं वो ऐसे बोल ही देते हैं कि ये बेटर हो सकता था, ये बेटर हो सकता था। तो बहुत ही रियल थॉट्स मिलने वाले हैं आज हमें। और ये जो जर्नी होने वाली है, इसकी शुरुआत आज हम एक लुक स्टोरी से करेंगे। तो मैं ऑलरेडी आरंभी के कपड़ों में तो आ चुकी हूँ, ऑलरेडी साड़ी में हूँ, हेयर मेरा ऑलमोस्ट डन है और अब हम मेकअप भी कंप्लीट करने वाले हैं और फिर मैं पूरी आरंभी बन जाऊँगी। ये परमानेंट हो चुका है। अगर मैं हेयर वॉश भी करती हूँ ना तो भी थोड़ा रेड 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 दिखता है इतने एरिया में। अभी तो इतनी आदत हो गई है, हम बस थोड़ा थोड़ा टचअप करते हैं उस पर भी अब आके। तो फाइनली मेकअप और हेयर के साथ मैं डन हो चुकी हूँ और अब है ज्वेलरी की बारी और उसके बाद मैं फुल्ली आरंभी में रेडी हो जाऊँगी। मैं फाइनली तैयार हो चुकी हूँ आरंभी के लुक में, विथ हेयर, मेकअप एंड ज्वेलरी एंड कॉस्ट्यूम, सब तैयार है। नई चीज़ है एक, ये पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैं भोपाल आई हूँ और मैं घर नहीं गई हूँ सीधा एयरपोर्ट पे लैंड करके। बट मम्मी पापा ज़रूर आएंगे और अगर मौका मिला तो उनसे भी मिलवाऊँगी।
कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, हमें फ़ोटोज़ खिंचाने का बहुत शौक़ है और आज मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि आरंभी मेरे फ़ोटोज़ खींच रही है। वाओ, ऐसा कभी होता है? इतने अच्छे फोटोज खींचे मैंने, वो भी तो जितनी अच्छी डॉक्टर ने उससे अच्छी वो फोटोग्राफर है। एक्चुअली मेरे फ़ोटोज़ कोई नहीं खींचता, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे फ़ोटोज़ खींचे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। वेलकम। मैं इसे पोस्ट भी करूँगा। दिल का रास्ता पेट से शुरू होता है और आज हम मौजूद हैं भोपाल की 10 नंबर गली में, जहाँ पे काफ़ी कुछ फेमस है और यहाँ पे कौन किसका दिल जीतेगा, क्या होगा, खाने से जीतेगा या कैसे। आरंभी की कास्ट हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर हमारे साथ आरंभी है, विश्वास है। जब बात हुई थी कि हम भोपाल जा रहे हैं और जब मुझे पता चला कि ये भोपाल से ही है तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि एक बहुत अच्छा गाइड लेकर आए हैं हम और हर चीज़, हर स्पेशलिटी भोपाल की जो होगी वो हमें एक्सप्लोर करने मिलेगी। मुझे लग रहा है कि हमारे पास समय थोड़ा सा कम पड़ सकता है, तो हम फटाफट खा लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं और थोड़ा सा शॉपिंग कर लेते हैं। Let's start. डॉक्टर आरंभी ने मुझे मंचाओ सूप रेकमेंड किया था और मैं वही खा रही हूँ, वही पी रही हूँ, सो आई एम रियली लविंग इट। फाइनली हमारी सैर ख़त्म हो गई है। मैंने इन्हें अपनी तरफ से प्रॉपर घुमाने की कोशिश की है। आई होप इन लोगों को मज़ा आया हो, जो कि मुझे इनकी आंखों में दिख रहा है कि आया है। बहुत मज़ा आया, घूम के मज़ा आया, खा के मज़ा आया और इतनी सारी बातें की हमने भोपाल के बारे में, इस जगह के बारे में, बहुत मज़ा आया। प्लीज़ तब तक आप लोग मिस मत कीजिए, डॉक्टर आरंभी देखिए। बहुत प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा। कि पूरी दुनिया तो प्यार करती ही है, लेकिन जब अपने शहर में जो प्यार मिलता है ना, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ बचपन से खेली बड़ी हमारे सारे दोस्त हैं, सब मिलने वाले लोग हैं। जब वो आके कहते हैं कि अपनी बेटी कितना अच्छा कर रही है, तो वो एक बहुत अलग फीलिंग होती है। दुनिया तो ठीक है, दुनिया देख रही है और इसके काम की प्रशंसा कर रही है, अपने घर में प्रशंसा ये बहुत बड़ी बात होती है। सब क्या कहेंगे, मतलब हम तो कल से ऐश्वर्या के साथ पूरा भोपाल की सैर कर ही रहे हैं। कल मैंने एक बहुत अच्छा मोमेंट देखा था फादर डॉटर का, जहाँ बोर्ड पे हमारा इंटरव्यू चल रहा है, अंकल दूर से वीडियो ले कैप्चर करूँ। हाँ, वो उसके नहीं, मैं इसकी खुशियाँ जो है ना वो कैप्चर कर रहा था कि जिस जहाँ पे जाने को ये तरसती थी। एक समय ऐसा भी था ना कि सब हम लोग जब शुरुआत करते हैं किसी सफ़र की या ज़िंदगी में, तो ये लोग छोटे छोटे थे उस टाइम, हम लोगों के पास नहीं था, इतना अभाव भी रहता है कभी कभी पैसों का। तो कभी ये कहती कि हमको घूमना है, बड़े तालाब घूमना है। मेरे पास उस समय मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था कि इसको बड़े तालाब में बोर्ड पे घुमा दूँ, लेकिन आज जब देखा कि ये बड़े तालाब पे घूम रही तो मुझे वो दिन याद आए, तो फिर मैंने उसको कैप्चर किया पूरा। हाँ, पूरे मतलब पूरी यूनिट के साथ में मतलब बाउंसर भी हैं और देश के नामी टेलीविज़न चैनल साथ में हैं, उसके बात कर रहे हैं, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट था। ऐश्वर्या, आप क्या कहेंगे, क्योंकि
इमोशनल हो गई थी और अभी मम्मी पापा सामने क्या कह यार पापा ने जो बताया ना कि अपने शहर आके जहाँ से शुरू किया है वहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रिटर्न गिफ्ट दे रही हूँ आज क्योंकि जब इतना टाइम हो गया मुझे गए हुए यहाँ से, भोपाल से मैं निकली थी और इतनी मेहनत करी वहाँ जाकर, 12-13 साल हो गए और 13 साल बाद अपने ही घर वापस आके मैं उस चीज़ का वो रिवॉर्ड दिखा रही हूँ कि देखो मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। तो ऐसे बेबीज़ नहीं होते रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं, बस वैसे ही फील हो रहा था मुझे कि देखो मुझे A+ मिला है। तो जब मैं वो परफॉर्म करी थी इसलिए मुझे रोना आ गया कि घर आके अपने शहर में आके एक कुछ नाम कमा कर आई हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए। लास्टली रोना आ गया वो स्किप करने के बाद में सबको एड्रेस करते करते तो वैसे हो गए। लास्टली मैम, मैं भी पर्सनली जब बेटियाँ होती हैं और जब हम बड़े होते हैं हमेशा बचपन से लड़कियों का रहता है कि मम्मी का ये मेकअप कर दो, ये साड़ी पहन लो, मम्मी जैसे लगता है ऐसे लगता है। ऐश्वर्या का लुक मतलब अभी आप देख रहे हो, इसके पहले भी रोशन था, उसके ऊपर ये आरंभी मैंने कैसा लगता है? अब ये कल रात के मैं आपको एक वाक़या बता रहा हूँ। रात में ये घर पहुँची थी, है ना, इसकी मांग भरी, साड़ी पहने हुए पूरा, और घर आके ये कपड़े अपने चेंज करने लगी। तो ये कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद जब घर आती है लड़की तो फिर वो अपने कपड़े, घर के कपड़े पहनती है। कल रात में हमारे साथ ये हुआ। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ इसको, ये जब बॉम्बे में होती है तो। और भोपाल भी आकर के अब तो मिलना कम हो रहा है, इसका मतलब बड़े चैनल से जुड़ने के बाद ये हो गया है कि अब घर भी नहीं आना है। वेरी डिफरेंट मम्मी को बस टाइम नहीं मिल रहा मेरा, वो उसमें नाराज है, पर बाकी वैसे बहुत खुश है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। क्या है कि माँ बाप के सपने जब बच्चे पूरा करते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है उसका। थैंक यू। इतनी बड़ी बिंदी मैंने अपने करियर में नहीं लगाई थी जितनी मैंने अभी लगाई है। मतलब मैंने तो कुंडली भाग्य में भी इतनी बड़ी बिंदी नहीं लगाई थी। तो इट एड्स अ कैरेक्टर टू द कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग। मैंने इतने बोल्ड स्टेटमेंट नेकलेसेस, चोकर्स और ये ऐसे मैंने कभी नहीं किया था। सो बड़ा मज़ा आ रहा है। लुक डिफरेंट है एकदम, आपने देखा होगा ब्लैक्स ज़्यादा ब्राउन्स में खेल रहे हैं हम, और जो अर्दी डार्क कलर्स हैं मुझ पे वो अच्छे भी लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी, द स्किन कलर, वट एवर यू नो। स्पेशली हमें कहा गया है कि अंजुम को ब्राउन लिपस्टिक ही लगानी है। तो मज़ेदार, मतलब देखो कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे हर किरदार पे काम किया जा रहा है और किरदार को बोला जा रहा है कि आप इसी शेड और टोन में खेलिएगा, क्योंकि उनके नज़र में भी एक तरह का उन्होंने किरदार को सोचा हुआ है जो उनको ऑन स्क्रीन दिखाना है लोगों को, एंड दैट्स वर्किंग आई थिंक।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, ये टेलीविजन की बहुएं और इनकी ये बातें छुपाने वाली आदत। आई मीन, कैन यू इमेजिन कि रियल लाइफ में ऐसा कभी हो कि पत्नी प्रेग्नेंट है और वो पति को बताए ही ना, लेकिन ये होता है, टीवी की दुनिया में ऐसा ही होता है। और लीजिए, रीत जो है वो प्रेग्नेंट है, वो बता ही नहीं रही है राघव को। फाइनली वैलेंटाइंस के मौके में शी डिसाइडेड कि नहीं, आज तो मैं बता दूंगी। लेकिन आप ये हमसे लिखवा लीजिए, ये आज भी नहीं बताएंगी, क्योंकि लीव के बाद फिर कंफ्यूजन कैसे होगा अगर राघव को ये पता होगा कि रीत के साथ जो बच्चा है वो उसी का है। अपने परिवार में सुख शांति कायम रखने के लिए बहू रानी को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। अब रीत भी उन्हीं बहुओं में से तो एक है, अपने सुहाग को सलामत रखने के लिए और साथ ही परिवार पर कोई भी आँच ना आए, इसके लिए वो कुछ भी कर गुजरती है। अब रीत को लगता है कि इन दिनों राघव के साथ उसने कुछ अच्छा नहीं किया। उन्नति और विक्रांत के बीच वो इतनी मशगूल हो गई थी कि अपने पति पर ध्यान ही नहीं दे पाई। यहाँ तक कि उसने राघव को ये भी नहीं बताया कि वो माँ बनने वाली है। सच में रीत, ये तो आपने बहुत ही गलत किया। सबसे पहला हक राघव का बनता है ये जानने का कि वो भी पापा बनने वाला है। शायद रीत को उसी बात का पछतावा है, तभी तो वो अपने अंदाज में सॉरी कह रही है। वैलेंटाइंस वीक है तो उसने सोचा कि चलो एक डेट प्लान करते हैं जहां पर रीत और राघव एक कुछ फुर्सत के पल गुजारेंगे। अब इससे पहले जब रीत अपना रूप बदलकर भाई साहब के पास पहुंची थी, तभी उसे कितनी बातों का पता चला। कीर्ति ने इस परिवार को बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ किया है। अब जब रीत अपने आप को बदलकर इस सच जानने आई, तब उसे सच का पता तो चला, लेकिन अब वो इस सच को सबके सामने कैसे लाएगी, यही तो सबसे बड़ा टास्क है। क्योंकि जब जब रीत ने इस सच बताने की कोशिश की है सबूत के साथ, तब तब उस पर उल्टा वार हुआ है। अब ये आखिरी बार है जहाँ पर रीत को इस सब कुछ अपने पास रखना होगा और दुश्मनों की सच्चाई इस सबूत के साथ राघव को दिखाना होगा, वरना इस बार रीत चूकी तो फिर वो चूक ही जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
जैसे आपको वो गाना याद है ना कि तेनू काला चश्मा जचता है। वेल काला नहीं, मेरा तो ब्राउन चश्मा है, लेकिन काला चश्मा तो अंगूरी भाभी जी के हाथ लगा है, और ऐसा काला चश्मा जिससे आर पार दिखता है। और ये चश्मा पहनकर अब वो विभूति नारायण के सामने आ गए। नेचुरली विभूति नारायण तो मारे मारे से फिर रहे हैं। आंखों पे काला चश्मा और यूं हाई फाई स्टाइल के साथ आज जरा देखिए ना अंगूरी भाभी क्या गजब की लग रही है। अब विभूति नारायण मिश्रा खाना बनाने का काम कर रही हैं। अनीता भाभी उनके सामने खड़ी है। इतने में हो गई अंगूरी भाभी की एंट्री, और जरा अंगूरी भाभी को तो देखिए, आज बड़ा वो अंग्रेजी शंग्रेजी बोल रही है। हेलो टमाटर, हेलो प्याज, मैं तो भूल ही गई। हेलो गोभी। आलू को और विभूति को भूल गई। हेलो हेलो भाभी जी जरा बताइए ना बात क्या है, और ये आपने आंखों पर काला चश्मा क्यों पहन रखा है? अब इस काले चश्मे के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। भाभी जी को देखकर तो आप उनके सामने से हटने का नाम नहीं लेते थे, लेकिन आज भाभी जी को ये काला चश्मा क्यों उतारने बोल रहे हैं? और ये क्या, आप यूँ छुप क्यों रहे हैं? भाभी जी को देखकर आप यहाँ से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? विभूति जी को किसी ठगी बाबा ने, मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, कोई चश्मा दिया है कि इससे तुम इंसान के आर पार देख सकते हो। तो वो अपने पास उसने ले लिया चश्मा कि कोई और नहीं देखे किसी को, इसलिए उसने उस सेफ्टी के हिसाब से अपने पास ले लिया। और मैं अभी उसके पीछे पड़ी हूँ कि मुझे वो चश्मा चाहिए। तो अब मुझे अवॉइड करने के लिए वो मेरा बहुत ऐसे इंसल्ट टाइप कर, लड्डू के भैया जो है उसको पहले ही उन दोनों में वॉर चलता है। तो जैसे ही मैं ये बात बताती हूँ कि उनके पास एक चश्मा है और वो मुझे दे नहीं रहे, तो ये मुझे एक चश्मा देते हैं। तो भरभूति जी को लगता है ये वही चश्मा है जो आर पार देख सकते हैं, और इस तरीके से मैं सिर्फ इतरा रही हूँ। हालांकि वही सस्पेंस है कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ये बात है, आपको एक चश्मा मिला है, उस चश्मे को लगाने के बाद आप इंसान को आर या पार तक देख सकते हैं। अब मिश्रा जी को लग रहा है कि भाभी जी ने जो चश्मा लगाया है ना, वो वही चश्मा है, इसीलिए तो भाभी जी जब सामने आई हैं तब वो छुपने छुपाने की कोशिश कर रही हैं, और अंगूरी भाभी उन्हें छेड़ रही हैं। अब बात हम ये करेंगे कि आखिर ये चश्मे वाला खेल शुरू किसने किया है? वही है, इस गेटअप पे मैं खुद अपने आप को बहुत ऐसे, उसने मेरा बहुत इंसल्ट किया था कि आप कद्दू के ऊपर कोई चश्मा, काला चश्मा लगा दिया है वगैरह। सो मैं चश्मा पहन के वो मैं इतरा रही हूँ कि मुझे पता है मैं अच्छी दिख रही हूँ वगैरह ऐसे। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम विभूति नारायण एकदम शॉक्ड है ना, कि तो इसलिए अनीता जी तारीफ कर रही है। विभूति नारायण मिश्रा जब ये चश्मा लगाएंगे तो वाकई में क्या आर या पार तक देख सकते हैं। अब उनकी ख्वाहिशें क्या है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब विभूति नारायण मिश्रा के साथ में कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद नहीं होना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे एक और कपल है, मतलब दो लोग हैं जिनको मुझे लगता है कि दे शुड गो फॉर अ वैलेंटाइंस डेट। भाई हमारी जगधात्री और उनकी बहन तपस्या, बिकॉज दे सीरियसली नीड टू फिगर आउट देयर डिफरेंसेस। मतलब बहनें हैं आप, जानी दुश्मन क्यों बनी घूम रही हैं। और तपस्या, इनकी लाइफ में तो एक ही मात्र एक तरह से एक्साइटमेंट है कि किसी तरह जगधात्री को नीचा दिखाया जाए। तो लीजिए, माया की नजरों में गिराने का एक और तरीका निकाला है इन्होंने।
ओ इंस्पेक्टर, अरेस्ट कीजिए ना इन्हें। कोई फादर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपनी वाइफ के साथ बदला लेने के लिए। पर जगदात्री, तूने ये क्या किया? तू जानती है ना कि माया जी को शरद जी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, फिर भी तूने इन्हें यहाँ आने दिया। क्यों आने दिया? इंस्पेक्टर सर, आप एक काम कीजिए, शरद जीजू के साथ साथ जगदात्री को भी अरेस्ट कर दीजिए। ये सारा तमाशा इसी की वजह से हो रहा है। जगदात्री के पीछे तपस्या हमेशा से ही पड़ी रहती है और अब जबकि घर में गुंजन की बर्थडे पार्टी चल रही है तो इसी बीच में तपस्या की माँ भी आ गई है। नहीं, तू ये बता कि एक बाप चोर दरवाजे से घर में क्यों घुसेगा? अब माँ और बेटी दोनों मिल गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जगदात्री की प्रॉब्लम भी एक लेवल अप हो गई होगी। क्या कर रहे हैं माया ताई, आप कुछ कह क्यों नहीं रही है? आप जो कुछ भी समझ रहे हैं, जैसा समझ रहे हैं, वो सब गलत है। अब यहाँ पर जगदात्री ने कुछ नहीं किया है, उसने तो केवल पिता और बेटी को मिलाने की कोशिश की है। गुंजन अपने पिता से बहुत प्यार करती है और इस बात को जगदात्री अच्छे से समझती थी। तभी तो पार्टी के चलते उसने सोचा कि एक और पार्टी रखती हूँ जहाँ पर केवल बाप और बेटी होंगे। शिवाय और जगदात्री भी शामिल थे। अब यहाँ पर तपस्या और रुद्र ने जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया तो माया ताई को लगा कि उसकी बेटी को उसका अपना पिता किडनैप करने आया है, माया से चुराकर उसे शरद ले जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। गुंजन अपने पापा शरद को मिस करी होती है और जगदात्री जो है वो बिना माया से परमिशन लिए एक्चुअली पीछे से इन द स्लाई जाके शरद को भी इनवाइट कर देती है और अलग से ही शरद के साथ गुंजन को लेकर वो बर्थडे कट करना चाह रही है। बट ऑब्वियसली माया को पता चल जाता है, माया वहाँ के पहुँच जाती है और फिर वहाँ क्या ड्रामा होता है, पुलिस भी आ जाती है बिकॉज उसके तुरंत पहले कुछ एक गुंडों का सीक्वेंस हो रहा है जहाँ पे हमें लगता है कि शायद घर पर कोई खतरा है। सो रुद्रन तपस्या बीइंग द बैड वंस इन द स्टोरी, वो ऑब्वियसली ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरद इज द कल्प्रिट। जगदात्री यही समझाने की कोशिश कर रही है कि एक पिता को भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार होता है जितना कि एक माँ को होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस क्योंकि ड्रामा तो है ही भर भर के। शरद और माया के रिश्ते में भी धीरे धीरे वो पहलियाँ जो अलग अलग पहलू जो है वो हम अनरिवील कर रहे हैं और क्या माया शरद का साथ देगी, क्या पुलिस उसे ले जाएगी या माया उसको रोक लेगी। बर्थडे पार्टी है, सेलिब्रेशन का मौका है, लेकिन ड्रामा भी, इट्स फुल ऑन ड्रामा। अब पुलिस यहाँ पर आई है क्योंकि पार्टी में गड़बड़ भी हो गई थी, इसीलिए तपस्या और रुद्र को मौका मिल गया कि चलो इसी वक्त हम शिवाय और जगदात्री को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा उल्टा पड़ जाएगा। माया कुछ पल के लिए गुस्सा तो हुई थी, लेकिन उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि गुंजन अपने पिता को कितना मिस करती है। ऑफ कोर्स कोई भी माँ यही चाहेगी कि अब उसका बच्चा जो खुश रहे एंड गुंजन ऑल्सो सी एंड स्पेशली व्हेन इट्स अ ब्रोकन फैमिली, सेपरेटेड है माया और शरद, तो ऐसे बच्चों के लिए और डिफ़िकल्ट होता है जब माँ बाप साथ में नहीं रहते। इट्स वेरी सेंसिटिव फॉर देम। सो या मेरी बेटी को खुश देखकर ऑब्वियसली एज अ माँ मैं तो खुश और इमोशनल दोनों ही हो जाऊंगी। अब जो लोग सोच रहे थे कि जगदात्री को डांट पड़ेगी, उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा, बेचारों के मंसूबों पर पानी फिर गया क्योंकि अब माया ताई जगदात्री को और ज्यादा पसंद करने लग जाएगी। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आई लाइक द फैक्ट कि इन दिनों ना इतने इलैबोरेट सेट्स बनते हैं, फिर चाहे वो वैलेंटाइंस हो या फिर शादी वाला घर। अब झनक में देख लीजिए, हल्दी है और हल्दी के मौके पर झनक और ऋषि की क्या मस्त कॉमेडी हो रही है। मेरे दो बाप मेरे दो बाप
के फंक्शन में हल्दी का नजारा तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा ये वाला नजारा देखिए जहाँ पर झनक को हल्दी लग रही है। क्योंकि झनक की अम्मा नहीं है उसके साथ और हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया है। झनक और ऋषि की फाइनली शादी होने जा रही है और उस तरफ अदिति का भी आशीर्वाद सेरेमनी होता है। तो मुझे लग रहा था कि अनिरुद्ध भी आएंगे जो झनक के बाबा है, बट देन अभी तक तो वो आए नहीं है। लेट्स सी, वो बहुत ही कीन थे कि झनक की शादी में वो भी शामिल होंगे, बट लेट्स सी। पीछे से झनक के लिए इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, मेरे दो बाप। ये कॉमेडी इसे कहते हैं, इसे कहते हैं एक्ट्रेस की एक्टिंग। ये पीछे से लाइन आ रही है, मेरे दो बाप। जब इस तरीके से डायलॉग बोले जाते हैं ना, तब आर्टिस्ट को केवल रिएक्शन देना होता है। दो बाप। कभी कभी ये इतने फनी हो जाते हैं, लेकिन सीन सीरियस वाला होता है, आप हंस नहीं सकते हैं। यहाँ पर भी पीछे से जब डायलॉग बाजी आ रही है, तब झनक और ये बाकी के एक्टर्स ने अपनी हंसी को कंट्रोल कर रखा है। जैसे ही कट हुआ, देखिए कैसे हंसने लगे। अब सीरियल की दुनिया में ऐसी ही शूटिंग होती है। फाइनली झनक और ऋषि की हल्दी हो रही है घर वालों की सहमति के साथ, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक तरफ ऋषि को हल्दी लग रही है तो दूसरी तरफ झनक को। हालांकि इस होने वाली शादी से ऋषि के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन बाद में शायद उन्हें लगा होगा कि बेटे की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है, इसीलिए वो यहाँ पर आ गए। हल्दी का फंक्शन सादगी के साथ संपन्न हुआ। झनक कुछ पल के लिए इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। अच्छे कपड़े पहने हल्दी के, स्पेशल येलो कलर के, एंड हमने ऋषि को हल्दी लगाई, फिर झनक को हल्दी लगाई, और जो ऋषि के पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, फाइनली वो भी आ गए सेरेमनी में, क्योंकि हम सब ने उनको मना लिया और ज़बरदस्ती से ही हल्दी लगा ली। सो हल्दी का फंक्शन तो अभी हो गया है और अभी ऋषि अपनी ड्यूटी करने के लिए गया है हल्दी का फंक्शन ख़त्म करके। तो वो एक थोड़ा सा है कि क्या होने वाला है। और उसे ये लग रहा था कि आज के दिन अनिरुद्ध तो आएगा, लेकिन अनिरुद्ध आया नहीं, क्योंकि वहाँ पर अदिति की भी आशीर्वाद सेरेमनी हो रही है। अब झनक जो हो गया, वो आपका पास्ट था। अभी ना प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, जो कि हमें लगता है कि ऋषि है। गीत होगा और संगीत में आपको बहुत कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा, और फिर ऑब्वियसली शादी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वैसे जाते जाते हम दर्शकों को इस ट्रैक के बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं। अब शादी में सब कुछ होगा, लेकिन शादी होगी या नहीं, इस पर भी सवाल है। तो इस सवाल के जवाब के लिए आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हम प्यार मोहब्बत इश्क की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो दिल जला आशिक बना घूम रहा है। ये और कोई नहीं, हमारे सचिन है। वो जस्ट कांट गेट ओवर द फैक्ट कि साइली ने उसे धोखा दिया। बोला ना, बात नहीं सुनने का, कुछ नहीं सुनने का, मेरे को समझ में। मेरे को बोला ना, तेरा बात नहीं सुनने का है, समझ नहीं आ रहा है तेरे को। हाथ मत लगा, नहीं सुनने का, बोला ना मैं। सचिन, एक बहन का घर बस रहा है तो दूसरी बहन का घर उजड़ रहा है। कुछ ऐसा ही तो हो रहा है सीरियल उड़ने की आशा में, जहां पर साइली ने अपने मन की है। अपने पति को बिना बताए उसने अपनी बहन की शादी उस इंसान से कर दी जिसे सचिन बिल्कुल पसंद नहीं करता था।
सचिन के पीठ पीछे साइली ने अपनी बहन जूही की कोर्ट मैरिज शादी करवा दी। अब सचिन नाराज है, वो साइली को छोड़कर चला गया है। बहन की विदाई हो रही है। बहन को चिंता है कि अब मेरी बड़ी बहन का क्या होगा, क्या उसका घर संसार अब उजड़ जाएगा। अब साइली अपनी छोटी बहन को भरोसा दिला रही है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। जूही की विदाई बहुत ही इमोशनल थी क्योंकि एक तो उसकी शादी जिस हालात में हुई थी तो कोई भी खुश नहीं था, वो खुद अंदर से इतने गिल्ट में थी। पर जैसे तैसे उसकी शादी हो गई और अब उसकी विदाई हो रही है तो खुशी के आंसू भी है लेकिन दुख भी है कि जीजू यहाँ पर नहीं है। और साइली को मिलके तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाती है क्योंकि वो अपनी ताई से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और उसकी ताई ने थ्रू आउट उसकी मदद की उसकी शादी में। अब इधर साइली जब अपने घर पर आई तो उसने देखा कि सचिन शराब पीकर आया है। साइली को देखकर उसका पारा हाई हो गया है। अब साइली ने सचिन का भरोसा तोड़ा है। सचिन के बाबा भी सचिन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब सचिन की ऐसी हालत होती है तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। मेरे को बोला ना बात नहीं सुनने का है, कुछ नहीं सुनने का, मेरे को समझ में। मेरे को बोला ना तेरा बात नहीं सुनने का है, समझ नहीं आ रहा है तेरे को। हाथ मत लगा, नहीं सुनने का बोला ना मैं। सचिन बहुत हुआ, मैंने बोला ना तू मेरे साथ चल, चल यार चल। बाबा रुको बाबा, अभी नहीं मेरे को। केवल साइली उसे हैंडल कर सकती है, लेकिन अब तो साइली भी कुछ नहीं कर सकती है। सचिन ने साइली को बेवफाई का टैग दे दिया है। साइली को लेके बहुत ही कंसर्न था क्योंकि उसने उसकी मदद की और अब वही फंस गई है एंड वो नहीं चाहती कि जूही की वजह से साइली की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए। इसीलिए जूही बहुत कंसर्न थी कि साइली जीजू ठीक है, तुम दोनों के बीच ठीक है, तो उसको ये सब चीज़ें थोड़ी सता रही थी। सचिन जूही और साइली की ऑनेस्टी की कब से तारीफ़ कर रहा था कि तुम दोनों ने बहुत पेशेंस रखा, मेरा वेट किया, और जैसे ही उसको पता चला कि शादी हो चुकी है तो उसको ज़्यादा दुख हुआ कि मैं इन लोग के बारे में इतना अच्छा सोच रहा था पर ये लोग ने तो पहले से ही शादी कर ली। कहने को तो ये दोनों एक जिस्म दो जान है, लेकिन आज का आलम ये है कि अब सचिन को साइली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पता नहीं अब साइली कैसे सचिन का विश्वास और प्यार दोनों एक बार फिर से जीत पाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं मंगल लक्ष्मी की, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ मंगलमय तो होता ही नहीं है ना, सब कुछ गड़बड़ ही हुए जा रहा है। और अब तो ईशाना भी जेल पहुंच गई है। डोंट आस्क व्हाई, बिकॉज हम क्या आपको बताएंगे व्हाई, क्योंकि अभी तक तो राइटर्स ने ही डिसाइड नहीं किया है व्हाई। उन्होंने बस डिसाइड किया है कि ईशाना को जेल जाना है तो वो पहुंच गई है। ईशाना बेटा कहाँ हो तुम, कब से परेशान हो रहे? मंगल के साथ ये तो होना ही था। जो बेटी अपनी माँ को दुश्मन समझती हो और उसके दुश्मन को अपना समझने लगे तो क्या होगा बताइए। अब ईशाना का बचपना नहीं बल्कि उसकी बेवकूफ़ी है, जहाँ वो अपनी माँ को गलत समझती है। अब डांस कंपटीशन में जयराज ने जो किया उसको लेकर ईशाना ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तुम्हें बता के नहीं गई यार कि वो ईशाना की कौन सी दोस्त के घर गई है, बस जल्दी वैसे निकल गई।
यही पता था कुसुम को कि चलो भाई सब लोग खुशी खुशी गए हैं कंपटीशन में, अच्छे से करेंगे, परफॉर्म करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जिस तरह से मंगल टेंशन में घर पे आई, ईशाना ईशाना चिल्ला रही है, तो कुसुम को बहुत सरप्राइज़ होता है पहले कि ईशाना तो साथ में गई थी तो ये घर में क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि ईशाना मतलब कि वहाँ से कहीं से वो मिसिंग है। बखेड़ा ये कि वो डांस कंपटीशन से गायब हो गई और उसके बाद कहाँ गई, किसके साथ है, कुछ पता नहीं है। घर में सभी परेशान है। मंगल से हर कोई पूछ रहा है कि ईशाना कहाँ है, लेकिन मंगल के पास जवाब नहीं है। अब इतने में मंगल को एक फोन आया और वो फोन आया है पुलिस स्टेशन से। जी हाँ, ईशाना पुलिस स्टेशन पहुँच गई है। अब उसने ऐसा क्या कर दिया है कि पुलिस के पास जाना पड़ रहा है मंगल को। तो कहीं ना कहीं जयराज का इसमें मंगल को हाथ लग रहा है कि उसकी वजह से ईशाना अपसेट होके स्टेज से उतर गई और शायद अपसेट होके कहीं चली गई। तो अब तक मंगल को भी नहीं पता कि एक्चुअली ईशाना के साथ क्या हुआ, लेकिन एक फ़ोन आता है। अब फ़ोन किसका है, कहाँ से आया, कौन है फ़ोन पर, कुछ भी नहीं पता। लेकिन मंगल भाग जाती। लेकिन अब वो क्या है ना, राइटर साहब ने अभी तक सोचा नहीं है कि ईशाना से कौन सा गुनाह करवाना है, इसीलिए अभी पता नहीं है कि कौन से जुर्म में ईशाना जेल जाएगी। फिलहाल तो अभी के लिए इतना ही सीन था जो मंगल के लिए शॉकिंग वाला था। शुभी के फ़ोन पे भी कोई मैसेज आता है जो हम सब नोटिस नहीं करते, लेकिन शुभी को कुछ कुछ पता चलता है तो वो भी बोल के चली जाती है कि अच्छा मुझे पता है कि दीदी कहाँ होगी और मैं उसे लेकर आती हूँ। तो वो भी आधी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे के भाग जाती है। मंगल भी कुछ बोले बिना चली जाती है। तो अब कुसुम बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हो क्या रहा है। पहले ईशाना नहीं मिल रही है, फिर शुभी चली गई, अब मंगल चली गई, कहाँ गए सब लोग, क्या हुआ होगा ईशाना के साथ, सब ठीक होगा कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से बेटे को अपने से दूर करके कुसुम काफ़ी टूट गई थी कि बेटा, इकलौता बेटा जो अभी दूर चला गया है और पता नहीं कहाँ गया है, उसने बात भी नहीं की कुसुम से। और अब अचानक से हंसते खेलते परिवार में ये क्या हो गया, कहाँ चली गई ईशाना। हाँ, मतलब घुमा फिरा के कहीं ना कहीं जेल तो बेचारी पहुँच ही गई है। और मंगल इसलिए शायद बहुत ज़्यादा टेंशन में गई है कि क्यों जेल गई होगी ईशाना, ऐसा तो क्या कर दिया ईशाना ने, और कहीं गुस्से में आके उसने कुछ कर तो नहीं दिया वगैरह वगैरह। तो हाँ, जेल तो सब जा रहे हैं बारी बारी, मंगल, शुभी, आरव और शायद कुसुम। अभी तो पता नहीं, एक फ़ोन आएगा और पता चलेगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। शिवरात्रि से पहले सितारे पहुंच गए हैं महादेव के मंदिर। अब जब सीरियल का नाम ही नागिन हो तो नागिन को सबसे पहले पहुंचना पड़ता है ना महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए। जी हाँ, प्रियंका चौधरी चहर और नमिक पॉल ये दोनों ही अपने शो नागिन के प्रमोशन के लिए महादेव के मंदिर पहुंचे हैं। वैसे ये नागिन सीरियल की परंपरा है, जब जब नागिन शुरू होता है तब तब इसी मंदिर में नागिन की स्टार कास्ट पहुंचती है। अब सीरियल में तो ये दुश्मन है, लेकिन बात यहाँ पर सीरियल की नहीं बल्कि रियलिटी की हो रही है। अब महादेव का आशीर्वाद अपने भक्तों पर हमेशा ही बना रहता है। सीरियल में आपने कई बार देखा होगा जब नागिन महादेव से गुहार लगाती है।
लेकिन आज यहाँ पर नागिन गुहार नहीं लगाएगी बल्कि अभिषेक करेगी। मंदिर में बहुत सारे फैंस थे जो नमिक और प्रियंका को देखने के लिए उत्सुक थे। अब सीरियल लॉन्च होते ही टीआरपी चार्ट में अव्वल नंबर पर आ चुका है। इसके लिए भी तो महादेव का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामरे और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है अगर किसी को एक वैलेंटाइंस डेट पर बाहर जाना चाहिए वो वसुधा और उनकी सास को, क्योंकि इनकी लाइफ में यानी वसुधा की सास की लाइफ में एकमात्र एजेंडा है बहू को जलील कैसे किया जाए। एंड गेस व्हाट, उसको जलील करने का एक नायाब तरीका इन्होंने और निकाल लिया है। देव और वसुधा के लिए मासा का बुलावा आया है। अब घर में त्योहार है तो ऐसे में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मासा चाहती है कि वसुधा सज धज कर घर की बड़ी बहुरानी बनकर सबके सामने आए। अब कुछ पल के लिए देव को लगा कि क्या सच में मासा ने वसुधा को अपना लिया है, अपने घर की बड़ी बहू का दर्जा दे दिया है। अब ये बात कुछ हजम तो नहीं हो रही है देव को। तो देव बाबू आपको बता दे कि आप और बापू साहब मिलकर जो खेल खेल रहे थे ना, उसके बारे में मासा को पता चल गया है। जानबूझकर आप लोग वसुधा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि मासा को बुरा लगे। जानबूझ के देव डांट देता है वसु को। फिर चंद्रिका जी को वो अच्छा नहीं लगता है, वो कहीं पे बोलती है कि नहीं तू ठीक नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे वो ऐसा हो जाता है कि नहीं वो अच्छी है, तूने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अब जब मासा को सच का पता चल गया है तो मासा भी एक खेल खेल रही है। इस सारिका के हाथों मासा ने महंगी साड़ी और कीमती जेवर वसुधा के घर पहुंचाया और ये संदेशा दिया कि शाम को तुम्हें यही पहन कर आना है। नौकरानी को
बड़ी बहू का दर्जा दे रही है। जहाँ पे एक सीक्वेंस था जिसमें मैं दिव्या को भी बोलती हूँ कि कहानी बताती उसको कि 2 भाई होते हैं और बड़े भाई की पत्नी सब हथिया लेती है, छोटे भाई को कुछ नहीं मिलता है, वैसे ही तेरा भी होने वाला है, तू सुधर जा और तू इससे कुछ सीख। लेकिन वो भी नहीं मानती है क्योंकि वो भी सती सावित्री है ना, और भाविसा की अच्छी वाली बहू है, तो वो मेरे बातों में कैसे आएगी। अब सारिका जहाँ जाती है वहाँ पर सीधी बात कहाँ करती है। अब वसुधा के लिए मासा ने इतने कीमती तोहफे भिजवाए हैं। ये देखकर सारिका को जलन तो हो रही है, और जब वसुधा सामने आई तब सारिका ने ताने पे ताना मारना शुरू कर दिया। हमेशा की तरह वसुधा के बापूसा पर भी पहुँच गई। सारिका मैडम, खबरदार तुम्हारे बाबूसा के बारे में एक और शब्द का बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और क्या है ये सब, छोड़िए इसे। देवी हुकुम ने वसु, ये देवी हुकुम की अमानत है। अरे अरे हमारा है क्या करे लग रहा है वसु। वो एक काम दे देती है सारिका को और बोलती है कि उसके पास पहुंचा दे। वही सारिका करने आई है, आपने देखा ही होगा, दे रही है थाल, लेकिन पता नहीं होता है सारिका को भी कि इसमें क्या है। जब पता चलता है कि इसमें अच्छी सी एक साड़ी है, ज्वेलरी है, तो सारिका भी भड़क जाती है, उल्टा सीधा बोलने लगती है और डांट करके फिर से चली जाती है। अब वसुधा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बापूसा के खिलाफ कुछ भी नहीं। सारिका को उसने सुना तो दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शाम को क्या होगा। क्या मासा फंक्शन में कोई बड़ा तमाशा करेंगी या फिर अब मासा के दिमाग में कोई अलग खिचड़ी पक रही है। वसुधा सोलंकी 1000 अच्छाइयों के बावजूद भी वसुधा दीवान सिंह चौहान कभी नहीं बन सकती कि मंगलसूत्र पहन के तुम देव की पत्नी बन सकती हो, पर इस परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।